एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल घर से गुरु। हिस्ट्री सीरीज में हमारा लास्ट टॉपिक था नेहरू रिपोर्ट, जिसमें हमने डिस्कस किया कि नेहरू रिपोर्ट कब और किन परिस्थितियों में लाई गई। हमने ये भी जाना कि नेहरू रिपोर्ट को किसी ने भी स्वीकार नहीं किया और उसके बाद जिन्ना ने अपना 14 सूत्री फॉर्मूला प्रेजेंट किया। तो यही हमारा आज का टॉपिक है, 14 पॉइंट्स ऑफ जिन्ना। अब पहले जानते हैं कि जिन्ना को ये 14 पॉइंट्स लाने की जरूरत क्यों महसूस हुई। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में जाना कि नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 में प्रस्तुत की गई, जिसे किसी ने भी स्वीकार नहीं किया और ये प्रयास पूरी तरह विफल रहा। तो नेहरू रिपोर्ट का विरोध करने वालों में जिन्ना और मुस्लिम लीग भी थे, जिन्होंने नेहरू रिपोर्ट को डॉक्यूमेंट ऑफ स्लेवरी तक कह दिया था और इसलिए इसे अस्वीकार कर दिया था क्योंकि उसमें सेपरेट इलेक्टोरेट को खत्म करके अडल्ट सफरेज यानी वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनावों की मांग रखी गई थी। तो इसी को आधार बनाते हुए जिन्ना ने अपने 14 पॉइंट्स रखे। तो पहले जानते हैं कि ये फॉर्मूला कब और कहां लाया गया था। दरअसल जब नेहरू रिपोर्ट लाई गई उस समय जिन्ना भारत में नहीं थे, लेकिन मुस्लिम लीग के सदस्यों आगा खान और मोहम्मद शफी ने इसका भरपूर विरोध किया था। वहीं जिन्ना के वापस आने पर जिन्ना की अध्यक्षता में 9 मार्च 1929 को दिल्ली में मुस्लिम लीग की मीटिंग हुई, जिसमें जिन्ना ने मुस्लिम लीग को देश के मुसलमानों का इकलौता प्रतिनिधि मानते हुए अपनी शर्तें रखी, जिन्हें जिन्ना के 14 पॉइंट्स कहा गया। अब जानते हैं कि ये 14 पॉइंट्स क्या क्या थे। तो इन 14 पॉइंट्स को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हमने वो पॉइंट्स रखे हैं जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड थे। ऐसे पॉइंट्स की संख्या है 5। सेकेंड पार्ट में हमने वो पॉइंट्स रखे हैं जो मुस्लिम राइट्स के प्रोटेक्शन से रिलेटेड थे। ऐसे पॉइंट्स की संख्या है 2। थर्ड पार्ट में हमने ऐसे 3 पॉइंट्स रखे हैं जो मुस्लिम कम्युनिटी के राइट्स को फ्यूचर प्रूफ बनाने से रिलेटेड। और फोर्थ पार्ट है सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर से रिलेटेड। ऐसे पॉइंट्स हैं 4। तो इस तरह कुल मिलाकर ये 14 पॉइंट्स होते हैं। तो चलिए एक एक करके इन सभी के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट पार्ट के उन 5 पॉइंट्स की जो सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर में मुस्लिम कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड। इनमें फर्स्ट पॉइंट ये था कि सेंट्रल लेजिस्लेचर यानी केंद्रीय व्यवस्थापिका में मुस्लिम कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन 1/3 हो, जबकि नेहरू रिपोर्ट में इसे 1/4 रखने की मांग की गई थी। मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड उनकी दूसरी मांग थी कि सेंट्रल और प्रोविंशियल लेवल की कैबिनेट्स में भी मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेशन कम से कम 1/3 हो, चाहे फिर गवर्नमेंट किसी की भी हो। कैबिनेट में टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स अगर 15 हो, जैसा कि हमने स्क्रीन पर दिया है, तो उनमें से 5 मेंबर्स 1, 2, 3, 4 एंड 5 मेंबर्स मुस्लिम कम्युनिटी से ही होंगे, चाहे फिर गवर्नमेंट किसी की भी हो। मुस्लिम लीग की अगली डिमांड थी गवर्नमेंट जॉब्स में मुस्लिम कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड। जिन्ना ने मांग रखी कि मुस्लिम्स को सभी तरह की सरकारी संस्थाओं में उनकी कुशलता के आधार पर उचित और पर्याप्त स्थान दिया जाए, जिसे हम आज के समय में गवर्नमेंट जॉब्स में रिलीजन बेसिस पर रिजर्वेशन के रूप में भी समझ सकते हैं। फोर्थ पॉइंट था कि जिन्ना ने ये कहा कि धर्म के आधार पर सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग भी की जाए,
जिसे नेहरू रिपोर्ट में खारिज करके उसके स्थान पर अडल्ट सफरेज को स्थान दिया गया था। और इस ग्रुप का फिफ्थ और लास्ट पॉइंट है कि हर प्रोविंस के लेजिस्लेचर में मुस्लिम कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन उस प्रोविंस में मुस्लिम्स की पॉपुलेशन के रेशो में हो। अब हम बात करते हैं उन 2 शर्तों की जो जिन्ना ने रखी थी ताकि वो मुस्लिम कम्युनिटी के धार्मिक और व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। इस ग्रुप में पहला पॉइंट था कि देश में सभी संप्रदाय के लोगों को अपना धर्म मानने, उसका प्रचार प्रसार करने और अपनी धार्मिक शिक्षा ग्रहण करने की स्वतंत्रता हो। और इसी ग्रुप में दूसरा पॉइंट था कि संविधान में मुस्लिम कम्युनिटी के धर्म, शिक्षा, भाषा, उनके कानूनी और व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। अगर हम ध्यान से देखें तो ये दोनों ही पॉइंट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में लिखे हुए स्वतंत्रता के अधिकारों में भी लिखे हुए हैं। हर पार्ट में बारी आती है उन पॉइंट्स की जिन्ना मुस्लिम कम्युनिटी के लिए मांगे गए अधिकारों को फ्यूचर प्रूफ बनाना चाहते थे। दरअसल जिन्ना ने सोचा कि भविष्य में आने वाली कोई भी सरकार मुस्लिम कम्युनिटी के हितों से छेड़छाड़ या उन्हें कम ना कर पाए, इसलिए उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कुछ ऐसे पॉइंट्स रखे जिससे मुस्लिम कम्युनिटी के अधिकारों को फ्यूचर प्रूफ बनाया जा सके। तो इस कड़ी में पहला पॉइंट था कि किसी भी प्रांत का पुनर्गठन यानी उसके क्षेत्र में कमी या उसे बढ़ाना, ऐसा करने पर उस प्रांत में मुस्लिमों के बहुमत में बदलाव ना कर सके। इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि उन प्रांतों जिसमें मुस्लिम बहुसंख्यक थे, जैसे कि बंगाल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और पंजाब, इन प्रांतों का अगर पुनर्गठन यानी टेरिटोरियल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, जिससे शायद भविष्य में उस इलाके में मुस्लिम बहुसंख्यक से अल्पसंख्यक हो जाएं, यानी मेजॉरिटी से माइनॉरिटी में आ जाएं, तो भी उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स उस प्रांत में वही होंगे जो उनके मेजॉरिटी में रहते हुए थे। दूसरी तरह हम कह सकते हैं कि उस प्रांत के क्षेत्रीय बदलाव से मुस्लिमों के अधिकारों में कोई भी कमी नहीं आएगी। एक और पॉइंट ये लाया गया कि केंद्र और प्रांतों में अगर कोई भी बिल लाया जाता है जो कि किसी भी कम्युनिटी को अफेक्ट करता है, तो उसे पास तभी किया जा सकता है जब अफेक्ट होने वाली कम्युनिटी उस बिल को 2/3 मेजॉरिटी से पास कर दे। और तीसरा पॉइंट था कि संविधान में कोई भी बदलाव तभी लाया जा सकता हो जब उसे सभी प्रांतों की स्वीकृति हो। इससे जिन्ना ये आश्वस्त करना चाहते थे कि क्योंकि उनकी सरकार कुछ मुस्लिम बहुल प्रांतों में ही होगी, तो इस तरह वो केंद्रीय स्तर पर होने वाले किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को रोक सकते हैं जो कि उन्हें लगता है कि मुस्लिम कम्युनिटी के अधिकारों के अनुकूल नहीं है। अब बात करते हैं उन 4 पॉइंट्स की जिनके द्वारा जिन्ना प्रोविंसेस को सेंटर से ज्यादा पावर देना चाहते थे, जिसका कारण यही था कि वो जानते थे कि मुस्लिम लीग कभी भी सेंटर में गवर्नमेंट नहीं बना सकती। वो केवल कुछ मुस्लिम बहुल प्रांतों में ही सरकार बना सकती है, तो इस बात को ध्यान में रखकर ही जिन्ना प्रांतों को ज्यादा अधिकार देकर शक्तिशाली बनाना चाहते थे। तो ये पॉइंट्स कुछ इस तरह से थे। फर्स्ट पॉइंट प्रोविंशियल पावर्स से रिलेटेड ये था कि रेजिडुअल पावर्स यानी कि अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों के पास हों। रेजिडुअल पावर्स उन सब्जेक्ट्स पर मिलने वाली पावर्स से रिलेटेड हैं जो ना तो सेंटर लिस्ट में है, ना स्टेट लिस्ट में और ना ही कॉन्करेंट लिस्ट में। यानी ऐसा कोई भी सब्जेक्ट अगर देश के सामने आता है जो इन तीनों में से किसी भी लिस्ट में नहीं है, तो उसे रेजिडुअल लिस्ट में माना जाएगा और उस पर कानून बनाने का अधिकार प्रोविंसेस के पास होगा।
दूसरा पॉइंट था कि प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता मिले, यानी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को कॉन्स्टिट्यूशन में स्थान मिले। इससे प्रांतों को अपने राज्य में पूर्ण स्वतंत्रता होगी और वो केंद्र की तरफ अपने किसी भी काम के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। थर्ड पॉइंट है सिंध को बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अलग करने के बारे में। जैसा कि हमने पहले समझा कि मुस्लिम लीग की सरकार उन्हीं प्रांतों में बन सकती थी जहां मुस्लिम कम्युनिटी बहुमत में हो। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जिन्ना ऐसे प्रांतों की संख्या बढ़ाना चाहते थे जिनमें मुस्लिम बहुमत हो सके और मुस्लिम लीग अपनी सरकार वहां बना सके। इसलिए जिन्ना ने सोचा कि बॉम्बे कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसमें हिंदू बहुमत में है और जिसका एक पार्ट सिंध है जो कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, लेकिन पूरे प्रांत में हिंदू बहुसंख्यक होने के कारण इस प्रांत में मुस्लिम लीग की सरकार बनना तो बहुत मुश्किल था। तो जिन्ना ने ये मांग रखी कि सिंध को बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अलग करके एक अलग प्रांत बना दिया जाए, जिससे मुस्लिम लीग को एक और प्रांत में अपनी सरकार बनाने का मौका मिल सके। इन्हीं मांगों में एक आखिरी मांग थी कि बलूचिस्तान और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस को भी देश में होने वाले कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स का फायदा मिले, यानी वहां भी पूरे देश की तरह ही कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हो। समझते हैं कि ये मांग जिन्ना ने क्यों रखी होगी। दरअसल नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और सिंध मुस्लिम बहुल क्षेत्र थे और ये दोनों ही क्षेत्र बहुत पिछड़े हुए थे और देश में होने वाले कोई भी रिफॉर्म्स या कोई भी नियम कानून जो नए बनते थे वो वहां ठीक तरह से लागू नहीं हो पाते। तो जिन्ना इन दोनों ही क्षेत्रों में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स कंफर्म करवाकर ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि उनकी बाकी मांगे जैसे कि सेपरेट इलेक्टोरेट, 1/3 रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम्स इन सेंट्रल लेजिस्लेचर और मुस्लिम हितों से रिलेटेड दूसरी मांगे इन दोनों ही क्षेत्रों में भी लागू हो जाएं और ये दोनों ही प्रांतों में मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट बन सके। उनके इस पॉइंट के पीछे की मंशा मुस्लिम लीग के लिए एक और प्रांत बनाना ही था। तो ये तो थे वो 14 पॉइंट्स जो जिन्ना और मुस्लिम लीग ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखे। अब जानते हैं ये 14 पॉइंट्स लाने का नतीजा क्या हुआ। तो जिन्ना के इन 14 पॉइंट्स में वैसे तो अलग देश बनाने की मांग नहीं थी, लेकिन अलग देश बनाने का बीज इन्हीं 14 पॉइंट्स से पड़ा। इन 14 पॉइंट्स का मुस्लिम कम्युनिटी के एक हिस्से ने स्वागत किया और इसके बाद से वो मुस्लिम लीग को ही अपना सही प्रतिनिधि समझने लगे। जिन्ना के इन 14 पॉइंट्स का देश की अधिकतर जनता ने, जिनमें मुस्लिम्स भी शामिल थे, पूरी तरह से विरोध किया और इन्हें नकार दिया, क्योंकि ये 14 पॉइंट्स कम्युनलिज्म को बढ़ावा देने वाले थे और वन यूनाइटेड इंडिया की भावना के बिल्कुल अगेंस्ट थे। ये 14 पॉइंट्स प्रेजेंट करने के बाद जिन्ना को कई राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में बुलाया गया, जहां उन्होंने अपनी मांगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखी। तो आज के लिए घर से गुरुकुल में बस इतना ही। Till next topic, stay tuned and please like, share and subscribe घर से गुरुकुल।